वो नाश्ते की मेज पर बैठा अपने पसंदीदा नाश्ते को घूर रहा था। क्या करूं, खाऊं या नहीं? माँ, क्या करती हैं आप भी? जब भी मैं डाइट पर होता हूँ, आप मजे मजे के खाने बनाकर मेरे आगे रखकर मेरी डाइट का इम्तिहान लेती हैं। बड़बड़ाते हुए उसने प्लेट में पकौड़े निकाले और खाने लगा। तभी उसकी माँ रबड़ी की प्लेट लेकर उसके पास आई और कुर्सी खींचकर बैठ गईं। वाह, मेरी माँ आज तो पूरी शेफ बन गई हैं। वैसे ये किस खुशी में है? रबड़ी उसने चम्मच से प्लेट में निकाली और चखी। वाह माँ, आपके हाथ में तो जादू है। उसने भरपूर दिल से तारीफ की। तभी उसकी माँ ने अपना गला खकार कर अपनी मुस्कुराहट दबाकर कहा, प्रेम, मेरी बात सुनो। जी बोलिए ना माँ, मैं सुन रहा हूँ। वैसे मैं कानों से सुनता हूँ, आंखों से नहीं। वो जानता था कि जब तक वो अपनी माँ की आंखों में देखकर उन्हें जवाब देगा, तब तक वो उसे बात नहीं बताएंगी। इसीलिए मुस्कुराते हुए अपनी माँ को कहा तो उन्होंने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। अब जो मैं बात करने जा रही हूँ, वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। खुशखबरी है, गम नहीं। लेकिन तुम भी सुन लो। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी तो एकदम से उसने नाश्ते से हाथ खींच लिया और पूरी तरह उनकी तरफ ध्यान देने लगा। क्या बात है माँ, आप इस कदर संजीदा क्यों दिखाई दे रही हैं? और ऐसी क्या बात है जिसे आप खुशखबरी कह रही हैं? उसका सिक्स सेंस काम करने लगा कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसे सुनने के बाद वो बेबस हो जाएगा। और ऐसा ही था। तुम्हारी शादी तय हो गई है और ये शादी दादाजी ने तय की है। ये सुनना था कि उसकी आंखें उबल पड़ी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? वो अपनी जगह करंट खाकर खड़ा हो गया। अरे तुम बैठो तो सही, पूरी बात तो सुनो। लेकिन उसने उनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए अपनी बात जारी रखी। मेरी शादी किससे और कब है? किसी ने पूछा तक नहीं। क्या मैं कोई पुराने जमाने का लड़का दिखता हूँ जिससे उसकी खामोशी ही उसकी रजामंदी समझी जाएगी? वो फट पड़ा और हैरत से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। तुम्हारी शादी पूनम से हो रही है। क्या? पूनम? एक बार फिर से वो कुर्सी पर बैठा और अपने दोनों हाथों से अपने बालों को जकड़कर खींचने लगा। क्या मैं पागल दिखाई देता हूँ या मेरे चेहरे पर किसी ने बेवकूफ का टैग लगा रखा है? क्या मतलब? आप लोग समझते क्या हैं मुझे? उसने कंधे उचकाकर अपनी माँ से पूछा। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कोई गुनाह हो गया है क्या मुझसे, जो मुझे ये सजा दी जा रही है? उन्होंने अपने लंबे चौड़े जवान गबरू बेटे को देखा, जो इतनी खूबसूरत लड़की का नाम सुनने के बाद भी हैरत का इजहार कर रहा था। और हैरत से कहीं ज्यादा उसके लहजे में अफसोस था। चुप करो, आवाज धीमी रखो, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? उसने अफसोस से सर झटका। किसी के सुन लेने की आपको बड़ी परवाह है, अपने बेटे के जज्बात के अलावा। माँ, मैं उस जैसी इमैच्योर और बचकानी सोच रखने वाली लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ, जिसका फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी अभी तक टीवी पर आता है तो वो उछल पड़ती है और फिर सारा दिन कार्टून नेटवर्क चलता रहता है। क्या उससे शादी करके मैं भी कार्टून नेटवर्क बनकर रह जाऊंगा? वो बड़बड़ाते हुए कहने लगा तो उसकी माँ हंसने लगी। अब तुम बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। वह ऐसी भी नहीं है जैसी तुम बयां कर रहे हो। बहुत अच्छी, समझदार और घर संभालने वाली है। अगर कुछ नहीं भी आता तो मैं सिखा दूंगी, तुम फिक्र क्यों करते हो? वह ऐतराज जताते हुए फिर से अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाने लगा। नाश्ता तो पूरा कर लो। करवा तो दिया आपने, पूनम जैसी कड़वी गोली का नाम लेकर। माँ, एक बार फिर से अपने फैसले पर सोच लीजिए। उसकी माँ ने फौरन हाथ झाड़ लिए। ये मेरा फैसला नहीं है, ये दादाजी का फैसला है। तुम्हें कोई भी मसला है तो तुम दादाजी के पास जाकर इस बारे में बात करो। उनकी साफ हरी झंडी दिखाने पर वो तिलमिलाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अजीब बात है, जिंदगी किसी और की और फैसले कोई और करता है। उसकी बड़बड़ाहट उसकी माँ ने बखूबी सुनी और अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबाई। वो जानती थी कि उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों की आपस में कभी ना बनी, वो दो इंसान आखिर में पति पत्नी बन जाते हैं। उन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। वो बेड पर औंधे मुंह लेटी लैपटॉप अपने सामने रखे किसी सीरियल का एपिसोड देखने में बिजी थी। ईयरफोन उसके कानों में लगे हुए थे जो लैपटॉप से जुड़े थे। उस कमरे में अपनी माँ के आने का अंदाजा भी नहीं हुआ। वो रात भर सीरियल देखती रही और अब सुबह उसका लास्ट एपिसोड देखने के बाद उसकी आंखें ऐसी हो रही थीं जैसे अभी उबलकर गिर पड़ेंगी। नींद से बल्कि बोझिल होने लगी। तभी उसे अपने बराबर में बेड पर किसी के बैठने का एहसास हुआ।
उसकी माँ ने चाय उसके सामने रखी तो उसने हैरानी से अपनी पलकें उठाईं। वाओ, व्हाट एन प्रेजेंट सरप्राइज माँ, आपने मुझे बेड पर ही चाय दी, ये तो कमाल ही हो गया। उसने फौरन सीधा होकर कप उठाया और अपने होठों से लगाया। उसकी माँ उसे गौर से देखने लगी। क्या बात है, आज आप मुझे इतना घूर क्यों रही हैं? क्या मैं बहुत प्यारी हो गई हूँ या पहले से भी ज्यादा मनहूस लग रही हूँ? उसने हंसते हुए आईने में अपने चेहरे को देखा और माँ से सवाल किया तो उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। कभी तो सीरियस हो जाया करो, इधर बैठो मेरे पास। उन्होंने उसका हाथ थामकर अपने पास बिठाया तो इस एहसास पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, आंखों में आंसू आ रहे हैं, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? उसने फौरन उनका माथा छुआ तो उसकी माँ ने दांत भींचते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, सुनाइए, सुन रही हूँ, कानों से सुनती हूँ और अब तो आंखों से देख भी रही हूँ। आप क्यों मेरा दिल दहला रही हैं? क्या बात है, सीधी तरह बताइए ना। उसने दोबारा कप अपने होठों से लगाया। खुशखबरी है। उसे धनसा लग गया और वो खांसने लगी। खुशखबरी? माँ, कैसी बातें कर रही हैं? इस उम्र में खुशखबरी कहाँ से आएगी? आपको गलतफहमी हुई होगी, कहीं डॉक्टर से चेकअप तो नहीं करवाया? ये सुनना था कि उसकी माँ ने एक जोरदार चपत उसकी कमर पर जमाई। बदतमीज मत बनो, ये खुशखबरी तुम्हारे बारे में है, मेरे बारे में नहीं। उन्होंने गुस्से में उसकी तरफ देखा तो वो हंस पड़ी। माँ, कैसी बातें कर रही हैं? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और आप खुशखबरी की बातें कर रही हैं। माँ ने हाथ चप्पल की तरफ बढ़ाया तो उसके मुंह को ब्रेक लग गए। अच्छा अच्छा, बताइए कौन सी खुशखबरी है? एक मिनट, कहीं बिजली का बिल तो आधा नहीं आया? हाँ, कल से आप इसी बात की टेंशन में थी कि हमारा बिल बहुत ज्यादा आता है। पक्का यही बात होगी। देखा, मैंने गेस कर लिया ना। उसने हाथ पर हाथ मारकर उछलते हुए कहा तो उसकी माँ ने बेबसी से उसे देखा। अब अगर तुमने एक भी लफ्ज कहा तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगी। पूनम ने अपने मुंह पर उंगली रखी। एक मिनट माँ, क्या आप पिछले जन्म में दर्जी थीं? ये सुनना था कि उसकी माँ उठकर जाने लगी। उसने हंसते हुए उनका हाथ पकड़कर फिर से बिठा लिया। क्या करूं, दिमाग ठिकाने नहीं है, रात से जाग रही हूँ। सीजन इतना जबरदस्त था, अभी लास्ट एपिसोड देख रही थी। लेकिन खैर है, आप अपनी बात बताइए। उसकी माँ ने उसके मुंह पर हाथ रखा और फिर उसके सिर पर हल्की चोट की। तुम्हारी शादी की बात चल रही है, उसके मुंह से फंसा फंसा सा निकला। किससे? कब? कहाँ? कैसे? ये सब क्या हो रहा है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? सूरज कहाँ से निकला है? मेरी शादी का ख्याल आपको कैसे आ गया? उसकी माँ पहली बार मुस्कुराई। खैर, अब मुझे तो लगा था कि तुम ये पूछोगी कि शादी किसके साथ है, लेकिन तुम तो कुछ और ही सवाल कर रही हो। हाँ, तो बताओ ना, कौन है वो जिसके साथ मेरी किस्मत फूटेगी? उसने हंसते हुए अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने उसका सर सहलाया। प्रेम से तुम्हारी बात तय हो गई है। प्रेम? कौन सा प्रेम? प्रेम वो बराबर वाली आंटी का बेटा या फिर मौसी के दामाद का भाई प्रेम? ओहो बेटा, तुम इतनी दूर क्यों जा रही हो? उसकी माँ ने उसकी याददाश्त को कोसा। प्रेम? प्रेम शर्मा, मनमोहन जी का बेटा। ये सुनकर उसने सकपकाई नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा। ये मजाक है? आप क्यों सुबह सुबह मुझे डरा रही हैं, मेरा दिल दहला रही हैं? प्रेम शर्मा जैसे सख्त इंसान से शादी करने से तो बेहतर है कि इंसान सारी जिंदगी कुंवारा ही गुजार ले। पूनम ने ये सुनते ही अपने कान पकड़ लिए। बेटा, प्रेम शर्मा से ही तुम्हारी शादी तय हो गई है और अगले हफ्ते ही सगाई होगी। अभी सिर्फ सगाई होगी, शादी बाद में। दादाजी ने ये फैसला किया है और इस फैसले के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। ये सुनकर वो अपनी जगह थम सी गई। ना करें यार, प्लीज माँ, क्यों सुबह सुबह मुझे रोने पर मजबूर कर रही हैं? उस जैसे मशीन जैसे आदमी से शादी करने से बेहतर है बंदा किसी रोबोट से शादी कर ले। पूरा का पूरा रोबोट है, कोई जज्बात, कोई एहसास उसके अंदर नहीं है। मेरी तो किस्मत सच में फूट पड़ी है। उसने रोते रोते अंदाज में अपने सिर पर हाथ मारा। अच्छा, अब तुम ड्रामे बंद करो और ये चाय खत्म करके किचन में आ जाओ। ये बेड टी आज तुम्हें इसी वजह से मिली है कि तुम्हारे जाने का सोचकर मेरी आंखों में नमी आ गई, लेकिन ये सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी कि कौन सा तुम दूर जा रही हो, घर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ही तो जाना है। उसकी माँ ने उसकी ठीक ठाक बेइज्जती करके वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी, वरना कुछ देर और बैठती तो वो अपनी बातों से उनका सिर का दर्द ही कर देती। लेकिन पूनम तो हैरत से अपनी माँ को वहां से जाते देखती रही। पूनम के दादाजी और प्रेम के दादाजी के बीच बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी।
उन लोगों ने तय किया था कि वो एक बड़ी सी जमीन खरीदेंगे और उस पर मिलकर घर बनवाएंगे। तो पूनम के दादाजी और प्रेम के दादाजी ने एक बड़ा सा घर मिलकर बनवाया था। जो घर उन्होंने 2 हिस्सों में बनवाया था। एक हिस्से में प्रेम के दादाजी का परिवार रहता था और एक हिस्से में पूनम के दादाजी का परिवार रहता था। दोनों हिस्सों के बीच में सिर्फ एक आंगन था और किसी भी व्यक्ति को इधर से उधर और उधर से इधर आने की कोई मनाही नहीं थी। और अब पूनम के दादाजी इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया और प्रेम के दादाजी चाहते हैं कि पूनम की शादी प्रेम के साथ हो जाए, जिससे दोनों परिवारों के बीच रिश्ते मजबूत रहें। शादी की बात सुनकर पूनम काफी ज्यादा परेशान थी। कुछ तो करना पड़ेगा, यही सोचते हुए वो कमरे से बाहर आई और दबे कदमों दादा के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी सामने से आते प्रेम से उसका जोरदार टकराव हुआ और दोनों गिरते गिरते बचे। नजर नहीं आती क्या? आंखें गिरवी रखी हैं क्या? उसने अपने बाजू को दबाते हुए प्रेम को खरी खरी सुना दी। तो प्रेम ने हैरत से उसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूनम ने बुरे बुरे मुंह बनाए। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? ये यहाँ मेरा आना मना है क्या? उसका जवाब सुनकर प्रेम के माथे पर जरा भी शिकन न आई। नहीं, मैं सोच रहा हूँ अच्छा हुआ तुम यहाँ आई। हम दोनों एक साथ ही दादाजी से बात कर लेते हैं। पूनम के माथे पर बल पड़े। कौन सी बात? प्रेम ने आंखें छोटी करके उसे देखा। क्या तुम्हें नहीं पता चला? पूनम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। हाँ, मुझे पता चल गया है। अब बार बार ये बात करके आप मेरा दिल मत दुखाइए, मैं संभल नहीं पाऊंगी, उसने रोते से अंदाज में कहा। तो प्रेम ने मुट्ठियां भींच ली। नाटक करने की जगह खुलकर बोलो, आवाज क्यों नहीं उठा रही? पूनम ने उसे गौर से देखा। तो आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलवाना चाहते हैं? उसने दिल ही दिल में सोचा। मैं क्यों बोलूं भला? दादाजी का फैसला है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। उसने कंधे उचकाए और वापस अपने कदम मोड़ लिए। बहुत चालाक लड़की है ये, पता नहीं इसके साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी। प्रेम ने मन ही मन सोचा और पैर पटकता हुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। तैयार होकर बाहर आया तो पूनम अभी बैग कंधे पर टांगे, फाइल सीने से लगाए कहीं जाने की तैयारी में थी। ओह हेलो, तुम कहाँ जा रही हो? गाड़ी में बैठने से पहले उसने पूनम से पूछा तो उसकी भौएं चढ़ गईं। क्यों? आपको क्यों मसला है? अभी शादी हुई भी नहीं है और अभी से रौब जमा रहे हैं। उसने आगे बढ़ जाना ही बेहतर समझा। प्रेम उसे देखता ही रह गया। 2 गज की जुबान है इस लड़की की, अपनी जुबान से ही मुझे मार डालेगी ये तो, उसने गाड़ी में बैठते हुए सोचा और फिर सर झटक कर ऑफिस की तरफ रवाना हो गया, जहां आज उसकी एक अहम मीटिंग थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीनियर मैनेजर था और कंपनी अब उसके बगैर कोई काम नहीं करती थी, ज्यादातर उसी के मशवरे पर चलती थी। सर, आज कुछ अहम इंटरव्यू हैं। आपको एचआर डिपार्टमेंट के लिए कंपनी के कर्मचारी चुनने का अधिकार दिया गया है। बाहर इंटरव्यू देने वालों की लाइनें लगी हुई हैं, इसीलिए मीटिंग कैंसिल हो गई है। आप इंटरव्यू रूम में पहुंच जाइए। फिलहाल आपके साथ कोई अटेंड नहीं करेगा, आप अकेले ही इंटरव्यू लेंगे। सेक्रेटरी ने आकर उसे बताया तो उसने घड़ी की तरफ देखा। कितने कैंडिडेट्स हैं? उसने व्यस्त से अंदाज में पूछते हुए इंटरव्यू रूम में कदम रखा। आप प्लीज जल्दी जल्दी अंदर भेजिए। उसने फाइल खोलकर हुक्म दिया और कुछ लिखने लगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। मे आई कम इन सर? आवाज सुनकर वो चौंक उठा। निगाहें उठाकर सामने देखा तो दिमाग घूम गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूनम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो उसे देखकर हैरत से वहीं खड़ी रह गई। आप यहाँ काम करते हैं? यहाँ होते हैं? वो बेधड़क अंदर आई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। फाइल मेज पर पटकी और पर्स से फेस पाउडर निकालकर चेहरे पर लगाने लगी। वो उसे घूरता ही रह गया। मिस पूनम, आप भूल रही हैं कि यहाँ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो करिए ना इंटरव्यू, मैं इसीलिए आई हूँ। ये मेरे सीवी है। पूनम ने शरारती मुस्कान के साथ फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। उसने औपचारिकता निभाने के लिए फाइल खोलकर देखा। उसकी सीवी कोई खास इम्प्रेसिव नहीं है और वैसे भी इस कंपनी में जिम्मेदार लोगों की जगह है। प्रेम ने फाइल बंद करके उसकी तरफ बढ़ाई। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इस कंपनी में मेरे जैसे जिम्मेदार लोगों की ही जरूरत है। उसने अदा से कॉलर ठीक किए तो प्रेम का दिल चाहा कि वहीं उसे कच्चा चबा जाए। आपसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसने याद दिलाने वाले अंदाज में कहा। तो पूनम जल ही उठी। ऐसी कोई बात नहीं है,
ये वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस रहने दीजिए, अपना गुस्सा और ताने यहाँ मत निकालिए। पूनम ने उंगली उठाकर वार्निंग दी तो प्रेम ने पेन से उसकी उंगली नीचे कर दी। अच्छी तरह जानता हूँ कि आप कितनी जिम्मेदार हैं, अभी तक अपने बचपने से निकली नहीं हैं। कार्टून देखे बिना आपकी सुबह नहीं होती। यहाँ नर्सरी नहीं खोलनी, बड़े लोगों की जगह है। वैसे आप ये जॉब क्यों चाहती हैं? प्रेम ने गहरी नजरों से पूछा। मैं पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। तो मैडम, अभी तक किसके पैरों पर चलकर यहाँ तक आई हैं? पूनम ने गहरी सांस ली। मतलब आप मुझे यहाँ जॉब नहीं देंगे? प्रेम ने ना में सिर हिलाया। क्योंकि आपको किसी जॉब की जरूरत ही नहीं है। घर बैठिए और आराम कीजिए, अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचिए। उसने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और बाहर जाने का इशारा किया। आप क्या समझते हैं कि मैं आपकी ये सारी कड़वी बातें चुपचाप सुनकर यहाँ से चली जाऊंगी? घर आइए, दादाजी से आपकी शिकायत की तो याद रखिएगा। पूनम ने मन ही मन धमकी दी, फिर मुस्कुराते हुए फाइल सीने से लगाई और थैंक यू कहते हुए बाहर निकल गई। जाते जाते दरवाजा जोर से बंद करना नहीं भूली। प्रेम अपनी जगह उछल पड़ा और हंसते हुए उसे जाते देखता रह गया। शाम को घर लौटा और सीधा अपने कमरे में आराम करने चला गया। रात को डिनर के लिए दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। अरे बाबा, क्या मुसीबत है, आ रहा हूं मैं। उसने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोए और बाहर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि आज दादाजी अपने कमरे से बाहर निकलकर खाने की मेज पर बैठे थे, जैसे उसी का इंतजार कर रहे हों। वो जैसे ही कुर्सी पर बैठा और सामने नजर पड़ी तो दंग रह गया। आज पूनम भी अपने हिस्से से निकलकर दादाजी के पास खाने आई थी। उसने आंखें छोटी करके पहले पूनम को और फिर दादाजी को देखा। जरूर इस शरारती ने मेरी शिकायत लगाई है, तभी दादाजी बाहर आए हैं। उसने मन ही मन सोचा और प्लेट में खाना निकालने लगा। तभी दादाजी ने उसे कहा, प्रेम जी दादाजी। उसने फौरन मासूमियत से जवाब दिया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने इसे इंटरव्यू में फेल कर दिया। निवाला उसके गले में अटक गया। उसने फौरन गिलास से पानी पिया। दादाजी, जिसकी जितनी काबिलियत, ये कहकर उसने खुद को बेहद मशरूफ दिखाया। पूनम ने मदद भरी नजरों से दादाजी की तरफ देखा। बेटा, मेरी बात सुनो, अगर इसे खुश रखेगा ना तो सब ठीक रहेगा। मेरी मानो तो इसे जॉब दे दो। प्रेम ने खूंखार नजरों से पूनम की तरफ देखा, जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। दादाजी, वो मेरे बाप का ऑफिस, दादाजी के घूरने पर उसने फौरन से अपनी बात सुधारी। वो मेरा ऑफिस नहीं है, कंपनी के कुछ उसूल होते हैं। तभी दादाजी ने हाथ में पकड़ी छड़ी उठाकर उसके सिर पर हल्की सी चोट मारी। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए वो अपनी प्लेट पर झुक गई, जैसे उसने ये मंजर देखा ही ना हो। क्या करते हैं दादाजी? हमें तो बहू को खुश रखने की नसीहत देते हैं, लेकिन अपनी बहू के सामने हमारी इज्जत नहीं रखते। प्रेम मुंह फुलाकर बोला तो दादाजी हंस पड़े। मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम्हें इसे जॉब देनी है तो देनी है। आखिर रिश्तेदारी कब काम आएगी, और रिश्तेदारी भी इतनी करीबी, समझे तुम? प्रेम ने सर झुका लिया, लेकिन दिल ही दिल में बदला लेने की ठान ली। तुम्हारे जैसे चुगलखोर इंसान से तो मैं हिसाब चुकता करके रहूंगा। खाना खाकर दादाजी उठे और जाते जाते उसे अपने कमरे में बुला लिया। अब क्या है दादाजी? वो रो देने को था। पहला बंदा देखा है जिसकी शादी तय कर दी गई है और वो रोए जा रहा है। शादी के लिए भी तो कोई ढंग की लड़की ढूंढते। घर संभालने की बजाय मुझे ही उसे संभालना होगा, समझे आप? मेरी शादी किसी लड़की से नहीं बल्कि कार्टून से करवा रहे हैं। दादाजी ने घूरा। खबरदार, मेरी पूनम के खिलाफ एक लफ्ज भी और कहा तो अच्छी खासी समझदार है वो। हाँ जानता हूँ, बहुत समझदार है वो। प्रेम बड़बड़ाता हुआ बिस्तर के किनारे टिक गया। तभी दादाजी ने नया हुक्म सुनाया। 2 दिन बाद तुम दोनों की सगाई है और अभी तक कोई शॉपिंग नहीं हुई। कल ऑफिस से वापसी पर इसे शॉपिंग पर ले जाना और सगाई का जोड़ा दिलाना। प्रेम की आंखें खुली की खुली रह गईं। दादाजी, अब मुझसे ये सब काम नहीं होते। आप तो अभी से मुझे गुलामी करने के मशवरे दे रहे हैं। क्या आप खुद भी अपने जमाने में गुलाम थे? ये सुनकर दादाजी ने बेचारा सा मुंह बनाया और दादी की तस्वीर को देखते हुए आंखों में आंसू भर लाए। इसके जाने के बाद एहसास होता है कि जिंदगी कितनी फीकी है और तुम्हारी जिंदगी में रंग भर रहा हूँ तो तुम उसे फीका करने पर तुले हो। अजीब इंसान हो यार, ऐसे मौके बार बार नहीं आते और ऐसा खुले दिल के दादाजी भी कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कोई और पसंद होता
तो कोई बात है नाराजगी की, पर तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं। शादी किसी ना किसी से तो करोगे ही, तो मेरी पसंद से ही कर लो। अच्छी लड़की है, कल इसे ले जाना शॉपिंग करवाना। होने वाली बीवी है तुम्हारी। अभी नखरे नहीं उठाओगे तो फिर कब उठाओगे? जी अच्छा दादाजी, प्रेम ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा और बाहर निकल गया। पूनम दरवाजे के पास खड़ी होकर सब सुन रही थी। तो तुम यहाँ खड़ी होकर जासूसी सी कर रही हो? प्रेम ने कहा। पूनम ने उसे ठेंगा दिखाया और वहां से हंसते हुए दूर हो गई। इस लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी, इसी फिक्र में डूबा वो कमरे में आकर थके थके अंदाज में बिस्तर पर लेट गया और कब नींद में खो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह वो भी उसके साथ ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर पहले से ही उसकी गाड़ी में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अब ये तुम्हें किसने कह दिया कि मैं रोज तुम्हारा ड्राइवर भी बनूंगा? प्रेम ने चिढ़कर कहा। पूनम ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। दादाजी ने उसका ये छोटा सा जवाब प्रेम के पूरे वजूद में आग लगाने के लिए काफी था। वो बड़बड़ाता हुआ गाड़ी चलाने लगा। ऑफिस पहुंचते ही वो तेजी से उतरा और दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। एटीट्यूड देखो, जैसे किसी रियासत के राजा लगे हों। पूनम भी बड़बड़ाई और अपना हुलिया ठीक करती हुई अंदर चली गई, जहां उसका नया कैबिन उसे दिखाया गया। उसने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। पूरा दिन ऑफिस में गुजारने के बाद शाम को जब प्रेम अपने कैबिन से बाहर निकला तो पूनम दौड़ते हुए उसकी तरफ आई। ये क्या बदतमीजी है, सब देख रहे हैं, कम से कम यहाँ तो तमीज से पेश आओ ना। पूनम गुस्से में बोली। मैंने क्या किया है? हमें शॉपिंग पर जाना है ना, इसीलिए आई हूँ। उसने उसे ये याद दिलाया तो प्रेम का माथा ठनका। ओके। गहरी सांस भरकर उसने उसे आगे का रास्ता दिखाया। गाड़ी अपने ऑफिस में पार्क नहीं करता हूँ, बाहर ही पार्क की है। दांत पीसते हुए उसने दबे गुस्से में कहा और दोनों आगे पीछे गाड़ी तक पहुंचे। देखिए, सुबह भी आपने बहुत तेज गाड़ी चलाई थी। अब मैं बार बार नहीं कहूंगी, आहिस्ता चलाइएगा। और वो अभी बैठ ही पाई थी कि प्रेम ने उसकी तरफ देखे बगैर क्लच दबाया और गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। पूनम डैशबोर्ड से टकराई। उफ, कौन से जन्म के बदले ले रहे हो आप मुझसे? उसने अपना सिर हिलाया तो प्रेम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर उसने तुरंत होठ भींच लिए, वरना पागल लड़की सच में उसे गाड़ी से धक्का दे देती। वो चुपचाप ड्राइव करने लगा। हमें 5 मॉल्स के चक्कर लगाने हैं, मैंने लिस्ट बना रखी है। पूनम बोली। क्या 5? मेरा दिमाग खराब नहीं है कि बार बार गाड़ी रोक कर उतर कर फिर चढ़कर तुम्हारे साथ इतना घूमूं कि पैरों में दर्द हो जाए। प्रेम चिढ़कर बोला। पूनम का मुंह खुला का खुला रह गया। तो क्या मैं अकेली जाकर शॉपिंग करूंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप ही शॉपिंग करवाएंगे? प्रेम ने माथा पीट लिया। मैं तुम्हें अपना कार्ड दे दूंगा। पूनम ने सिर हिलाया। नहीं, आपको अंदर चलना ही होगा। दोनों की बहस गाड़ी में जारी थी कि अचानक गाड़ी झटके खाकर एक तरफ हुई। पूनम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और आंखें मीच ली। प्रेम एक पल के लिए ठहर गया। गाड़ी थोड़ी देर के लिए बेकाबू हुई थी, लेकिन जिस तरह पूनम उछलकर उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद करके बैठी थी, उसे हंसी आ गई। मैडम बच गई हैं, आंखें खोल लीजिए आप। ये सुनना था कि वह एकदम सीधी होकर बैठ गई और नजर फेर ली। नजरें चुराने लगी। दोनों पहली बार इतने करीब आए थे। प्रेम भी अपनी मुस्कान छुपाने के लिए दूसरी तरफ देखने लगा। मॉल आ गया था। दोनों अंदर दाखिल हुए तो पूनम दौड़ते हुए ब्राइडल जोड़े की दुकान में घुस गई। ये लड़की हर जगह नाक कटवाएगी। प्रेम ने अफसोस से सिर हिलाया और उसके पीछे चला गया। अंदर आते ही उसके होश उड़ गए। पूनम ने तकरीबन 4 लहंगे निकलवा लिए थे। क्या पागल हो गई हो? तुम्हारी सगाई है, फैशन शो नहीं, जो 4-4 लहंगे निकलवा रही हो। प्रेम की चीख पर पूनम दबी दबी हंसी हंसने लगी। शादी और सगाई एक बार ही होती है, तो अच्छे से देख लेना चाहिए। आप सांस ले, 2 ही लूंगी, एक सगाई के लिए और एक शादी के लिए, लेकिन अच्छा खासा महंगा। आपको पूरा कंगाल जो करना है। आखिरी बात उसने आहिस्ता से कही, मगर प्रेम ने सुन ली और उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। प्रेम, इधर आइए, ये देखिए, ये कैसा रहेगा? पहली दुकान में 4 लहंगे निकलवाने के बाद भी कुछ ना लेने वाली पूनम अब फिर से एक नया लहंगा दिखा रही थी। प्रेम अपना माथा पीट कर रह गया। कुछ होश करो, पूरी दुकान खाली करवा रही हो और लेती कुछ भी नहीं हो।
अगली दुकान पर उसने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी तो पूनम खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिक्र मत करो, अब इस दोनों में से कुछ तो ले ही लूंगी। प्रेम ने घड़ी देखी, पूरे 2 घंटे बीत चुके थे और मैडम साहिबा अब तक कोई लहंगा तय नहीं कर पाई। ये ले लो, ये रेड वाला अच्छा लग रहा है। पूनम मुड़ी, कमर पर हाथ रखे और आईब्रो चढ़ाकर बोली, मैंने आपसे मशवरा लिया था। प्रेम वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और थककर उसका इंतजार करने लगा। पूनम ने जानबूझकर उसे तंग करने के लिए वो लहंगा रखवा दिया और दूसरा उठाया। ये कैसा है? फिर से प्रेम के पास आई और लहंगा खुद से लगाकर पूछने लगी। मुझे नहीं पता, प्रेम ने दिलजले अंदाज में कहा तो पूनम हंस पड़ी और दुकानदार को पैक करने का इशारा कर दिया। प्रेम हैरत से उसे देखता रह गया। यानी ये लड़की हर बात में मेरी इंसल्ट करेगी, सरदर्द बनकर रहेगी। उसने मन ही मन सोचा और पेमेंट की। थका हारा प्रेम घर लौटा क्योंकि पूनम ने पूरे 3 घंटे बर्बाद करवा दिए और आखिरकार सिर्फ 2 लहंगे खरीदे। फिर वो दिन भी आ ही गया जब हवेली को खूबसूरत रोशनियों और फूलों से सजाया गया। पूनम बार बार आईने में खुद को देख रही थी। माँ, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? और उसकी माँ ने कोई 5वीं बार हाँ कहा था। पूनम हंस पड़ी। सहेलियों के झुरमुट में स्टेज पर धीरे धीरे कदम रखकर वो बैठी और अपना लंबा सा भारी लहंगा फैलाकर संभाल लिया। सामने नजर पड़ी तो वो दुश्मने सफेद कुर्ता पैजामा पर वेस्ट कोट पहने, बाल सलीके से जमाए, एक रैप के साथ अपने दोस्तों के बीच से चलता हुआ आ रहा था। प्रेम जैसे ही उसने स्टेज पर देखा तो उसका पैर पूनम के लहंगे पर पड़ गया। उफ, मेरा लहंगा! पूनम चीख पड़ी। ओह, ये लहंगा है? मैं तो समझा कारपेट। प्रेम 2 कदम पीछे हटा तो पास खड़े लोगों का ठहाका गूंज उठा। आपने मेरा स्टाइल ही खराब कर दिया, मेरा लहंगा कुचल दिया। पूनम रोने ही वाली थी और यही वो लम्हा था जब प्रेम ने उसे पहली बार दिल से महसूस किया। उसने गौर से अपने सामने बैठी दुल्हन को देखा। वो सारे जज्बात जो कुछ दिनों से दबे हुए थे अचानक जाग उठे। पूनम की आंखों में आंसू चमक उठे तो प्रेम ने मुस्कुराते हुए घुटनों के बल बैठकर कहा, सॉरी, मुझे सच में पता नहीं था, मैं ठीक कर देता हूँ। उसने अपने हाथ से उसके लहंगे का घेर दोबारा से फैलाना शुरू किया तो हो की आवाज़ दुल्हनों की सहेलियों के साथ साथ उसके दोस्तों ने भी निकाली। दादाजी ने अपनी छड़ी से प्रेम की पीठ पर हल्की चोट की तो वो हंस पड़ा। पूनम की पलकें भारी होकर झुक गईं और चेहरे पर धीमी सी मुस्कान बिखर गई। दोनों ने निगाहें उठाकर एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुरा दिए। ये उनकी शादी की बात सुनने के बाद दिल में उठे नए जज्बात से आई पहली मुस्कान थी। कई घंटों तक सगाई का फंक्शन चला, फिर सगाई संपन्न हुई। मेरी तो हालत खराब हो गई। आइंदा इतना भारी लहंगा मत दिलवाना, अब तो कोई हल्का फुल्का कपड़ा ही मंगवा देना, मैं चल भी नहीं पा रही। प्रेम ने यह बात गौर से सुनी और उसकी तरफ मुड़कर हंसने लगा। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन जो पत्नी अपने पति की बात ना माने वो बाद में पछताती ही है। पूनम हंस पड़ी और अपनी सहेलियों की मदद से अपने कमरे में चली गई। अभी सिर्फ सगाई हुई थी, शादी बाकी थी। थोड़ी देर बाद जब वो दुपट्टा एक तरफ डाले, बाल खोले, सारा हेयर स्टाइल बिगाड़ कर फोटो शूट कर रही थी, तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अब कौन आ गया? कोई तो सुकून से बैठने दे। उसने मोबाइल साइड पर रखते हुए दरवाजा खोला तो सामने प्रेम खड़ा था। उसे देखते ही वो एकदम उछल पड़ी। उसने फौरन दुपट्टे की तलाश में इधर उधर देखा और दौड़ते हुए उसे सिर पर ओढ़ लिया। प्रेम ने नजर फेर ली और फिर मुस्कुराहट दबाने लगा। अगर आपकी इजाजत हो और आपका दुपट्टा अब ठीक से सेट हो गया हो तो क्या मैं आपकी तरफ देख लूं? पूनम ये सुनते ही शर्मा गई और फौरन से हाँ कहा। उसकी भारी पलकें झुक गईं। प्रेम छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। बहुत प्यारी लग रही हो पूनम। पूनम ने यह सुनकर हैरत से अपनी आंखें फैला दी। क्या? सच में ये कहा है? प्रेम की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तो अब तुम मेरी मंगेतर बन चुकी हो, क्या इतनी तारीफ भी नहीं कर सकता? खैर, पता नहीं आज सूरज कहाँ से निकला है। सोई पड़ी रह गई मैं, पता ही नहीं चला। शायद पश्चिम से निकला होगा। वो अपनी धुन में बोलती चली गई। तभी प्रेम ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए और जैसे ही उन्हें पकड़ा, पूनम ने झट से हाथ खींच लिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तो बस सगाई हुई है, शादी बाकी है। वो घबराकर कुछ कदम पीछे हटी तो प्रेम की हंसी छूट गई। इतना डरती हो? वैसे तो दबंग बनकर फिरती हो, अभी तो शुरुआत है, आगे क्या होगा तुम्हारा? वो शरारती निगाहों से करीब आया तो पूनम दीवार से लग गई। प्लीज प्रेम, चले जाइए यहाँ से। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
प्रेम ने उसके हाव भाव से समझ लिया कि वो घबरा रही है। उसके गालों पर शर्म की हया बिखर गई थी और पलकें झुक गई थीं। प्रेम मुस्कुराते हुए पीछे हटा। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारा तोहफा नहीं चाहिए? तोहफे का नाम सुनते ही अपनी झट से आगे आ गई और फिर उसके करीब आकर खड़ी हो गई। प्रेम एक पल को उसके मासूम चेहरे को देखता ही रह गया। उसके लिए यह पहली बार था जब वो पूनम के सौंदर्य को इतने करीब से देख रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आई लट को कानों के पीछे किया तो फौरन को फिर से उसको पूनम की नजदीकी का एहसास हुआ। मैं भूल गई। पूनम अटकते हुए पीछे हटी। प्रेम ने मुस्कुराकर अपनी बेस्ट कोट की जेब से एक लंबा सा मखमली डिब्बा निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। पूनम की आंखें चमक उठीं। डिब्बे में एक गोल्ड चेन थी जिसमें प्रेम और पूनम के नामों के अंग्रेजी अल्फाबेट दिल की शक्ल में जुड़े हुए थे। मैं पहना दूं? प्रेम की ख्वाहिश सुनकर पूनम ने चैन उसके हाथ में थमा दी, लेकिन होश आते ही मना किया। नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। उसकी घबराहट देखकर प्रेम का ठहाका कमरे में गूंज गया। आज पहली बार पूनम एक भीगी बिल्ली लग रही थी। प्रेम का ताना सुनकर पहले तो उसने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा और फिर खुद भी उसके साथ हंस पड़ी। यह उनकी खुशगवार जिंदगी का आगाज था। प्रेम फाइलों में डूबा बुरी तरह मगन था जब उसे अपने कमरे के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने शीशे के पार देखा तो अपना सर पकड़कर बैठ गया। अपनी सगाई के दूसरे दिन ही ऑफिस आ गई थी और वो भी इतनी तैयार होकर कि उसकी मेहंदी वाले हाथ पकड़कर उसकी सहेलियां उससे तरह तरह के सवाल कर रही थीं। प्रेम ने सोचा, इससे पहले कि ये सब राज खुल जाए मुझे इसे समझाना होगा। उसने तुरंत पियून को बुलाया और हिदायत दी कि मिस पूनम को उनके कमरे में भेजें। पूनम ने यह सुना तो उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान फैल गई और वो अदा से चलती हुई बेधड़क उसके कमरे में दाखिल हो गई। मिस पूनम, कमरे में आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए थी। ये सुनकर उसका माथा ठनका। अब मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी? आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी मंगेतर हूँ। आप भूल रही हैं कि यह ऑफिस है, समझी? यहाँ किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। प्रेम ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन क्यों? पूनम ने ऊंची आवाज में कहते हुए शीशे पर हाथ मारा और कुर्सी पर बैठ गई। प्रेम ने उसे घूरा। वर्क प्लेस होता है। आप यहाँ सिर्फ मेरी कलीग हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो यहाँ भी मुझे आपको सर कहना पड़ेगा? पूनम ने तंज किया। प्रेम हल्का सा मुस्कुराया। जी बिल्कुल, आप मुझे सर ही कहेंगी और कुछ नहीं। तभी पूनम की नज़र उसके शर्ट के खुले बटन पर गई। वो धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी शर्ट के बटन बंद कर दिए। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि अब वो प्रेम के बेहद करीब खड़ी उसके होश उड़ा रही थी। प्रेम ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, सर जी, आई मीन मंगेतर साहब, आप ये क्या कर रही हैं? अभी तो आपने कहा ये वर्क प्लेस है। पूनम के घबराए हुए अंदाज को देखकर प्रेम की आंखों में मोहब्बत और शरारत चमकी। हाँ, वर्क प्लेस तो है, लेकिन इस वक्त हमारे सामने तो कोई नहीं है ना। उसने उसके चेहरे से बाल हटाए। तभी पूनम ने हाथ छुड़ाया और पीछे हट गई। उसकी धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। बाल ठीक करते हुए वो बाहर निकलने ही लगी थी कि प्रेम की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। मिस पूनम, अपनी फाइल तो लेती जाइए। उसने झुकी निगाहों से फाइल उठाई और पलके उठाकर उसकी तरफ देखा। वैसे मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन सर, आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर सबको खुद ही समझ आ जाएगा कि दाल में कुछ काला है। पूनम की बात सुनकर प्रेम की मुस्कुराहट और गहरी हो गई और वो हंसते हुए बाहर निकल आई। उनकी सगाई को 3 दिन हो चुके थे। पूनम अपनी कैबिन में बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी कि उसकी सहेलियों की आवाज पर उसने मुड़कर देखा और ठहर सी गई। सामने से एक बेहद फैशनेबल और मॉडर्न लड़की पूरे एटीट्यूड से चलती हुई सीधे प्रेम के कमरे में दाखिल हो रही थी। ये कौन है? उसने टीना को पुकार कर पूछा। सुना है कि सर, प्रेम को कंपनी सेक्रेटरी रखने की इजाजत मिल गई है। ये सुनना था कि वो चौंकी। सेक्रेटरी? हम अभी बताते हैं। उसे इतनी फैशन करके ऑफिस में आकर समझती क्या है कि मेरे मंगेतर को काबू कर लेगी? उसके अंदर जलन जोरों से उबलने लगी तो उसने फौरन पास से गुजरते हुए पियून से कॉफी की ट्रे ले ली जो वो अंदर ही लेकर जा रहा था। मुझे दे दीजिए, मुझे फाइल भी साइन करवानी है। पियून ने पहले हैरानी से उसे देखा, फिर कंधे उचकाकर ट्रे थमा दी तो वो ट्रे लेकर बेधड़क कमरे में चली आई जहां रमोला
प्रेम के बिल्कुल बराबर में बैठी प्रोफेशनल अंदाज में बातें सुनाते हुए कुछ नोट कर रही थी। बार बार वो अपने बालों में हाथ फेरती और फिर दोबारा से हिदायतें लेती नजर आ रही थी। सर, आपकी कॉफी। प्रेम की नजर उस पर पड़ी तो उसने फौरन से ट्रे आगे की और घूर कर प्रेम के बिल्कुल पास खड़ी हो गई। ट्रे रखते हुए उसने जानबूझकर ट्रे उलट दी। रमोला की चीख निकल गई। ओह पूनम! प्रेम ने आंखें निकाली तो वो सीधी हुई। जी सर, सॉरी, गलती से गिर गई, फिसल गई। एक्सक्यूज मी मैम, आप जाकर अपने कपड़े साफ कर लीजिए ना, उसने मासूमियत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। रमोला गुस्से में जलती भुनती खड़ी हुई और हील टिक टिक करती कमरे से निकल गई। पूनम ने दोनों हाथ झाड़े और घूम कर रमोला की कुर्सी पर बैठने ही लगी थी कि गिरी हुई कॉफी पर उसका पैर फिसला और प्रेम ने उसे पकड़कर संभाल लिया। एक पल को तो दोनों को अंदाजा ही ना हुआ कि हुआ क्या है। आंखें खोलो, बच गई हो, गिरने नहीं दिया है। लेकिन मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। प्रेम के चेहरे पर गुस्से के आसार साफ थे। वो एक झटके से उससे अलग हुई और अपने कपड़े व बाल दुरुस्त करते हुए बोली, मैंने क्या किया है? मासूमियत ओढ़ते हुए उसने पूछा। तुम अच्छी तरह जानती हो तुमने क्या किया है। ये वर्क प्लेस है, कितनी बार तुम्हें समझाऊं, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। वो प्रोफेशनल है, अपने दिमाग से जलन निकाल दो। किसने कहा मैं जेलस हो रही हूँ? जेलस होती है मेरी जूती। ये कहकर वो गुस्से में वहां से निकल गई तो प्रेम उसे घूर कर रह गया। पता नहीं कब बड़ी होगी। सर झटकते हुए उसने अपना काम जारी रखा। विवेक, जो पूनम का कलीग था और उसके बगल वाले कैबिन में ही बैठता था, बार बार उसकी हरकतों को गौर से देख रहा था। वो रमोला के आने के बाद बार बार प्रेम के कमरे की तरफ झांक रही थी। एक्सक्यूज मी मिस पूनम, आपसे एक सवाल पूछूं? जी पूछिए, उसने अपने बाल समेटते हुए जल्दी से फाइल खोली और मशरूफ अंदाज में बोली। क्या आपका और प्रेम सर का कोई रिश्ता है क्या? ये सुनते ही उसने झटके से सिर उठाया। ना, नहीं तो। आपको ऐसा क्यों लगा? उसने धीमे से पूछा तो विवेक मुस्कुरा दिया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप कब से उनके कमरे की तरफ देख रही हैं, जब से मिस रमोला अंदर गई हैं। कोई मसला है? कोई बात है? विवेक यहाँ का पुराना कलीग था। वो अच्छी तरह उन दोनों के बीच का कनेक्शन समझने लगा। अब जब तुम्हारे सामने बात खुल ही गई है तो क्या छुपाना। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना है। हम दोनों की सगाई हो चुकी है। वो मेरे होने वाले पति हैं, पूनम ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। लेकिन ये नहीं जानती थी कि यही जानकारी उसके गले का कांटा बनने वाली है और वो बुरी तरह पछताने वाली है। विवेक ने ओके कहकर फिर से मुस्कुराते हुए अपने काम में मशरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद विवेक ने उसे फिर आवाज दी। यार, एक छोटा सा काम है, अगर तुम कर दो तो मेहरबानी होगी। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। यह हम दोनों के बीच का राज रहेगा, किसी को नहीं बताऊंगा। पूनम, जो अपना लैपटॉप बंद किए कानों में ईयरबड लगाए गाना सुन रही थी, आवाज पर चौंक कर उसे देखा। कैसा काम? वैसे मैंने आज तक ऑफिस में किसी को फेवर नहीं दी है। बताओ, आज मेरा मूड अच्छा है, फेवर ही फेवर दे दूंगी। ये सुनकर विवेक ने फाइल उसके आगे रखी। सर आजकल बहुत बिजी रहते हैं, मीटिंग्स में उनका दिमाग उलझा रहता है। एक साइन करवाना था। हमें बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, मेरी तरक्की हो सकती है। बस एक दस्तखत की वजह से रुका हुआ है ये प्रोजेक्ट। तुम साइन कर दो। तुम तो उनके मंगेतर हो, तुम्हें उनके सिग्नेचर अच्छे से आते होंगे। ये सुनते ही पूनम की आंखों में शरारत चमकी। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मुझे तो प्रेम का सिग्नेचर करने का बड़ा शौक है। लाओ दिखाओ। उसने एक बार रफ पेपर पर सिग्नेचर किए और अपनी अकल का इस्तेमाल किए बिना फाइल पढ़े बगैर उस पर साइन कर दिए। लो, खुश हो जाओ, अब तुम्हें तरक्की मिल गई है। विवेक के चेहरे पर शातिर मुस्कान फैल गई। बहुत शुक्रिया। और हाँ, याद रहे, ये राज है, सर को मत बताना वरना गुस्सा हो जाएंगे। पूनम ने एनी टाइम कहकर ईयरबड्स कानों में डाल लिए और विवेक ने अफसोस से बेवकूफ लड़की को देखा जिसने खुद अपने हाथों से अपने पति के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। आज उसका प्रेम के साथ डिनर का प्लान था, इसीलिए पूरा ऑफिस खाली होने के बाद भी वो अपने कैबिन में बैठी उसका इंतजार करती रही। और जैसे ही वो सेक्रेटरी बाहर निकली तो वो फौरन अंदर चली आई। प्रेम फाइलों में सर झुकाए बिजी सा लग रहा था। ये लीजिए, ये आपके मूड को अच्छा कर देगी। उसने चॉकलेट प्रेम की तरफ बढ़ाई तो सर उठाकर उसने सामने खड़ी पूनम को देखा जो मुस्कुरा रही थी। ये तुम मेरे लिए लाई हो? वो जो थका हुआ था उसका मासूम चेहरा देखकर खिल उठा
और चॉकलेट उसके हाथ से लिया ही था कि उनकी उंगलियां आपस में टकराईं। पूनम मुस्कुराई। प्रेम ने उठकर सबसे पहले अपना कमरा लॉक किया और फिर धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया। वो फाइल पर झुकी कुछ देख रही थी। तभी उसके जहन में झटका हुआ। प्रेम, मैं ये कहना चाह रही थी कि विवेक, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई और जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो प्रेम के चौड़े कंधे से टकरा गई। इससे पहले कि वो दूर होती उसके गाल लाल हो गए, घनी पलकें झुक गईं, शर्म भारी पड़ गई। प्रेम ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। कोई देख लेगा, ये आप क्या कर रहे हैं? उसका लहजा लड़खड़ा गया। उसने प्रेम के हाथ पर हाथ रखकर अपना हाथ छुड़ाया तो प्रेम को अचानक अपनी हद का एहसास हुआ। ओह, क्या बता रही थी तुम? लेकिन पूनम इतनी नर्वस हुई कि बिना कुछ कहे बाहर निकल आई। मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों उसे नर्वस कर रहा हूँ? प्रेम ने सर झटकते हुए अपना काम फिर से शुरू किया और हंसते हुए उसकी तरफ देखा जो वो अपना सामान समेट रही थी और बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल गई। वो रात के वक्त छत पर बैठी खूबसूरत से आसमान को देख रही थी। बार बार वो लम्हा याद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती। पूनम के दिल में प्रेम के लिए कोई शिकायत नहीं थी। वो अपने उस लम्हे में जी रही थी कि तभी किसी ने उसे पुकारा। उसने चौंक कर पीछे देखा तो प्रेम आपस में हाथ बांधकर सख्त नजरों से उसे देख रहा था। पूनम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कहाँ खोई हो? नीचे आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उसका स्वर सुनकर पूनम हैरान रह गई। उसने फौरन चाय का कप वहीं रखा और उसके पीछे पीछे नीचे हॉल में आई, जहां दादाजी, आंटी जी और माँ को देखकर वो और भी हैरान रह गई। क्या हुआ प्रेम? आप इतने संजीदा क्यों हैं और मुझे डांट क्यों रहे हैं? डांटू ना तो और क्या करूं? तुमने कारनामा ही ऐसा कर दिया है। बस इतना बता दो कि तुमने विवेक की कोई फेवर की थी। विवेक? कौन विवेक? उसके लहजे पर वो घबरा सी गई। प्रेम ने आज से पहले उसे कई बार टोक कर बातें समझाई थी, लेकिन आज उसका लहजा बिल्कुल अलग था। उसकी सख्त आवाज से पूनम की आंखों में आंसू छलक आए। सबके सामने उस पर गुस्सा करते हुए प्रेम ने कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पूनम, विवेक ने तुमसे कोई फेवर तो नहीं ली? पूनम का पूरा वजूद कांप उठा। अब वो उसे क्या बताती कि विवेक को उसने ऐसी फेवर दी है जो अगर उसे पता चलती तो वो शायद उसका गला ही दबा देता। उसके अल्फाज गले में अटक गए। ये वो मैं क्या लगा रखा है? सीधी तरह बताओ, तुमने क्या किया है? प्रेम चिल्लाया। कंपनी से मुझे ईमेल आई है, मुझ पर केस हो गया है, फ्रॉड का केस। समझ रही हो तुम? इतने सालों से अपनी साख बनाए रखी थी, अब मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। कंपनी मुझे कोर्ट में घसीट रही है, मेरी नौकरी खतरे में है और तुम हो कि अभी तक सच बताने से कतरा रही हो। उसने आगे बढ़कर सबके सामने पूनम का बाजू जोर से पकड़ लिया। पूनम के आंसू टप टप गिरने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो प्रेम, मैंने कुछ नहीं किया। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मुझे बस इतना बता दो कि तुमने क्या किया है। प्रेम का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। साफ लग रहा था कि वो 2 दिन से सोया भी नहीं था। आखिर पूनम बामुश्किल बोली, विवेक ने मुझसे एक फाइल साइन करवाई थी। क्या? विवेक ने तुमसे फाइल साइन करवाई और तुमने साइन कर दी? तुमने मेरे साइन किए? मेरी नकल की? प्रेम का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया और वहीं सोफे पर बैठकर गुस्से में मेज पर हाथ पटका। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पूनम? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या कर डाला है? तुमने मेरे लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। विवेक पर फ्रॉड का केस था और उसने सारा फ्रॉड मेरे ऊपर डाल दिया है। अब मैं जेल जा सकता हूँ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम ये क्या कर चुकी हो। आज तक मैं तुम्हारा हर बचपना माफ करता आया, तुम्हारी आदत समझकर नजरअंदाज करता आया, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी ही होगी। इसीलिए तो मैं कहता था आप सबको कि मेरी इस लड़की से शादी मत कराइए। देखा ना दादाजी, मेरी बात सच निकली। इस जैसी नासमझ लड़की ने मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मैंने पहले ही कहा था कि ये ऑफिस में गड़बड़ करेगी, मेरे लिए मुसीबत बनेगी। अब आप सबको यकीन आ गया ना कि पूनम को मुझे तकलीफ देकर ही सुकून मिलता है। प्रेम की आवाज में गुस्से का लावा फूट रहा था। उससे कोई पूछे कि आखिर ऐसा क्यों किया उसने। पूनम हिचकियों से रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। प्रेम, आप गलत मत समझिए। उसने कहा था कि उस दस्तखत से उसकी तरक्की हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन प्रेम ने उसके दोनों हाथ झटक कर परे कर दिया।
वो जमीन पर बैठ गई और प्रेम ने हाथ में मौजूद कांच का गिलास जोर से जमीन पर दे मारा। उसके चकनाचूर टुकड़े उड़कर प्रेम के हाथों में चुभ गए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं रही। वो गुस्से में वहां से निकल गया और पूनम नम आंखों से उसे दूर जाते देखती रह गई। उसने कभी प्रेम को इस हालत में नहीं देखा था। आज उसे यकीन हो गया कि मर्द का गुस्सा कुछ पलों में औरत की सारी खुशियों को लील जाता है। अगले 2 दिन प्रेम की जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन साबित हुए। उसने हर तरफ से सबूत जुटाए, गवाही पेश की और आखिरकार विवेक गिरफ्तार हो गया। लेकिन उसने अभी तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया था। ऑफिस का माहौल भी तनाव से भरा रहा। तभी प्रेम की सेक्रेटरी ने पूनम का रिजाइन उसके आगे रखा। प्रेम ने तंज भरे अंदाज में उस कागज को देखा और डस्टबिन में फाड़ कर फेंक दिया। मैंने इनका रिजाइन अप्रूव कर दिया है, इन्हें खबर दे दीजिए। सेक्रेटरी ने बाहर जाकर पूनम को बताया तो वो आंसुओं के साथ अपना सामान समेट ऑफिस से हमेशा के लिए निकल गई। 2 दिन बाद जब प्रेम ने परिवार के साथ खाना खाया तो अचानक उसे पूनम की गहरी कमी खल गई। वह ऐसा उलझा था कि कुछ और सोच ही नहीं पाया। घर के हालात से भी बेखबर रहा। पूनम कहाँ है? उसने प्रेम की माँ से बेपरवाही में पूछा। प्रेम की माँ ने कंधे उचकाए और बोली, तुम्हें नहीं मालूम? 2 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं, कमरे में बैठकर रोती रहती है। तुमने मेरी बहू का क्या हाल कर दिया है प्रेम। वो नादान थी, नासमझ थी, लेकिन तुम तो समझदार थे। उस दिन सबके सामने तुमने उसकी बेइज्जती कर दी, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और अब पूछते हो कि वो कहाँ है। प्रेम ने धीमे से कहा, माँ उसकी भी तो गलती थी। लेकिन माँ ने हाथ उठाकर रोक दिया। रिश्ता बचा लो प्रेम, वरना पछताओगे। उनकी बातों ने प्रेम के दिल पर गहरी चोट की। उसने खाना वहीं छोड़ दिया और सीधे पूनम के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरा अंदर से लॉक था। प्रेम को मजबूरन पिछली तरफ से खिड़की से आना पड़ा। जैसे ही वो अंदर कूदा, मेज पर रखा गुलदस्ता गिरकर टूट गया। पूनम जो रो रो कर थक कर गहरी नींद में सो चुकी थी, इस आवाज से हड़बड़ाकर उठ गई। सामने नींद में ही आंखें मली और सामने साया देखा तो घबराकर चीखने लगी, चोर चोर। प्रेम फौरन आगे बढ़ा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। पूनम, क्या कर रही हो? ये मैं हूँ प्रेम। नाम सुनते ही पूनम शॉक्ड रह गई। उसने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और दूर जाकर खड़ी हो गई। फिर से बिलक बिलक कर वो रोने लगी। प्रेम ने स्विच ऑन करके लाइट जलाई। उसकी हालत देख वो हैरान रह गया। बस 2 दिन में ही पूनम कमजोर और टूटी हुई लग रही थी। आंखों के चारों तरफ काले घेरे और बिखरे बाल उसकी तकलीफ बयां कर रहे थे। तुम मुझसे नाराज हो पूनम? प्रेम ने नरमी से पूछा। पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया और चेहरा फेर लिया। प्रेम उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। आई एम सॉरी यार, लेकिन तुम जानती हो ना, गलती तुम्हारी थी, तुम्हें मान लेना चाहिए था। पूनम सुबकते हुए बोली, मानी थी मैंने, माफी भी मांगी थी, लेकिन आपने मुझे माफ नहीं किया। ये कहकर उसने अपना चेहरा फिर से हथेलियों में छुपा लिया और बच्चों की तरह रोने लगी। प्रेम का दिल बेचैन हो गया। वो झुककर बोला, अच्छा बाबा, अब प्लीज ऐसे मत रो। तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब रोना बुरा लगता है आपको? पूनम ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। हाँ, बहुत बुरा। प्रेम ने हल्की मुस्कान के साथ अपने कान पकड़ लिए। आई एम सॉरी, मुझे सबके सामने तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। पूनम ने उसके कंधे पर छोटे छोटे मुक्के बरसाए। बहुत बुरे हो आप, हर वक्त गुस्सा करते हो, और आपने तो ये भी कहा था कि मुझसे सगाई करके गलती कर दी। प्रेम उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। पूनम मुंह मसोसकर फिर रोने लगी। उसी पल प्रेम ने उसका हाथ पकड़ा और बेड पर बिठा लिया, उसे गले से लगाया। तुम्हारे बिना एक पल भी चैन नहीं है पूनम। 2 दिन तो मैं सबूतों में उलझा रहा, लेकिन तीसरे दिन सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आया, और जब पता चला कि तुमने खाना नहीं खाया तो मैंने भी खाना छोड़ दिया। अब बताओ इसे क्या कहते हैं? पूनम ने मासूमियत से पलकें उठाई। क्या कहते हैं? पगली, मोहब्बत कहते हैं इसे। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। प्रेम ने उसे और कसकर गले लगा लिया। पूनम मुस्कुराने लगी और शरारती अंदाज में बोली, तो अब गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि अब तो मुझे समझ आया है कि मेरी जिंदगी में रंग तुम जैसी इमेच्योर लड़की की वजह से ही है। पूनम ने फौरन कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा। प्रेम ने कान पकड़कर कहा, सॉरी, सच निकल गया था। पूनम हंस पड़ी और उनकी हंसी ने प्रेम के दिल में गहरी जगह बना ली। उसने फिर से उसे गले लगाया। पूनम शर्म से सिमट गई। प्रेम ने कान में फुसफुसाया, अब इतना न शर्माओ, तुम्हें मेरी आदत डालनी पड़ेगी। और हाँ, एक राज की बात बताऊं, मैंने दादाजी से कह दिया है कि जल्दी ही शादी कर दें।
ये सुनते ही पूनम अपना चेहरा हाथों में छुपाए फौरन उठकर बाहर भाग गई। पीछे से प्रेम की हंसी गूंजती रही। थोड़ी देर बाद दोनों खाने की मेज पर बैठकर एक दूसरे को हंसी मजाक में छेड़ते रहे। प्रेम ने आखिरी निवाला अपने हाथ से पूनम के मुंह में डाला। रात देर तक वो दोनों छत पर बैठे रहे, बातें करते रहे। पूनम ने सीरियसली प्रेम से माफ़ी मांगी और उससे कहा कि मुझे एहसास हुआ है कि मैं काफ़ी ज़्यादा नादान हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब मैं बहुत ज़्यादा नादानियाँ ना करूँ और थोड़ा मैच्योर बनूँ। मेरी वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। प्रेम ने पूनम से कहा कि पूनम, मैं तो तुम्हें काफ़ी पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम एकदम समझदार हो जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी शरारतें पसंद है, लेकिन हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम कम से कम ऐसी बन जाओ कि कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठा सके। ये दुनिया बहुत चालाक है, तो थोड़ी चालाकी भी और समझदारी भी ज़रूरी है। और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। मोहब्बत के गीत जैसे उनके चारों तरफ गूंज रहे थे और वो रिश्ता जिसे शुरू में दोनों ने नापसंद किया था अब दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बन चुका था। एक हफ्ते बाद ही दादाजी ने पूनम और प्रेम की शादी करवा दी और फिर वो खूबसूरत रात भी आई जब दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। प्रेम ने पूनम से रिक्वेस्ट की कि वो दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर ले क्योंकि उसे उसके बगैर अब ऑफिस में अच्छा नहीं लगता है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो घर बैठ जाए। बस उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए उसने ऐसा कह दिया था। पूनम ने अब ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है और वो प्रेम के साथ ही ऑफिस जाती है। आज वो दोनों लोगों की नज़र में परफेक्ट कपल हैं और हकीकत में भी उनके बीच बेहद मोहब्बत और सम्मान है। ये पूरी कहानी काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी प्रस्तुत करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।